अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पैराडाइज कॉलेज की तरफ से फर्स्ट ईयर इंग्लिश की क्लास में आपका वेलकम है जूम पे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने जो हमारी 8th स्टोरी है द गुलिस्तान ऑफ सादी, उसके राइटर के बारे में मीन शेख सादी के बारे में डिस्कस किया था। नाउ टुडे आज हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है 51। फर्स्ट पैराबल ट्रांसलेट करेंगे आज हम। 3 पैराबल्स हैं हमारे सिलेबस में। आज हम फर्स्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, साथ में कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी है एक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसलेशन। पेज नंबर है 51 बुक का। फ्रॉम एट द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ स्टोरी हम लोग आज ट्रांसलेशन करेंगे। सो ओपन योर बुक्स, काइंडली कंसंट्रेट करें। शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी एक अजीम दास्तां गो थे। वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर का मतलब होता है स्टोरी, कहानी बयान करने वाला। लाइक फोक टेल्स, क्या होता था पहले कि ये लिखने पढ़ने का इतना ज्यादा रिवाज नहीं होता था, तो कोई बुजुर्ग गांव का, बाकी जो लोग थे वो किसी दरख्त के नीचे इकट्ठे हो जाते या किसी हवेली वगैरह में या खुले मैदान में कहीं भी। तो कोई एक बुजुर्ग जो था, जो कि नॉलेज रखता था, इल्म रखता था, वो अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है या फिर कोई अपनी ही, जैसे कि ये शेख सादी जैसे कोई राइटर होते तो वो अपनी ही कहानी सुनाते। ठीक है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो कहानी सुनाते। फिर बाद में ये पढ़ने का जो है वो ट्रेंड आया था। तो ये भी स्टोरी टेलर रह चुके हैं, ये भी स्टोरी सुनाते थे। ठीक है, तो ये जो हमारा वेरी फर्स्ट सेंटेंस है ये इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर का है, जैसे कि मैंने आपको कॉलेज में पढ़ाया था। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनके 2 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे मैंने, मेन स्ट्रक्चर साथ में इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें कंप्लीमेंट होता है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम बात करेंगे साथ में कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट में बच्चे सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये किसी चीज के बारे में बताता है हमें, अच्छी बुरी, उसकी कोई नेचर वगैरह, या फिर कोई उसके बारे में हमें, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है ना, इसमें एक्शन वर्ब्स नहीं होते। एक्शन वर्ब्स का मतलब होता है जिसमें हम कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं, वो एक्शन वर्ब्स नहीं होते, इसमें स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें एक्शन नहीं होता, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ही वॉज अ टीचर, तो यहाँ पे ही वॉज अ टीचर, वो टीचर था। तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना, उसने ये काम किया, उसने वो काम किया, बल्कि इसमें हमें किसी पर्सन के अबाउट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो बाय प्रोफेशन क्या था, टीचर था। ठीक है ना, इनके साथ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स जस्ट लाइक लिंक करने वाले, इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीन, बिकम, ये बच्चे लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो है ही, इनको लिंकिंग वर्ब्स भी बोला जाता है। तो इनमें ये होते हैं, जैसे ही वाज अ टीचर, तो मैंने वॉज का यूज किया यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे। वॉज यहाँ पे एज अ स्टेटिव वर्ब यूज हुआ है, जो कि हमें कोई एक्शन नहीं बता रहा, बल्कि उसके प्रोफेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये नॉन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में बात करें। एडजेक्टिव भी हो सकते हैं प्रोफेशन बताने के लिए। टीचर यहाँ पे मैंने नाउन यूज किया ना, जैसे मैं कहती हूँ ही वाज अ गुड बॉय, तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव, उसकी अच्छी क्वालिटी बता गया है। या फिर प्रोपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है, हमें हमारे पास जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज, फिर या एडजेक्टिव्स या नाउन, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है जिनके बारे में हमने बात करनी है, जिस वे में हमने बात करनी है, हम वहां पे ये 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे ही वाज अ प्रोफेसर, यहाँ पे उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसके प्रोफेशनल को बता रहा है कि वो क्या है, बायो प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेसर है। उस्मान इज क्रिमिनल। क्रिमिनल देखें वर्ड यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव लिया, ये यहाँ पे उसकी क्वालिटी, बैड क्वालिटी कह ले, ये बैड सेंस में या गुड सेंस में क्वालिटी को शो करता है। ही बिकम्स एम्बेरस व्हेन पीपल कम्प्लीमेंट हिज स्किल। जब उसकी स्किल, उसकी महारत के बारे में लोग बातें करते हैं तो वो एम्बेरस हो जाता है, फील करता है। ठीक है ना, थोड़ा सा पजल हो जाता है। तो एम्बेरस देखें, ये भी स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये फील करना है, फीलिंग में आ जाता है ऐसे वर्ब्स। फिर इनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स में ले आते हैं। ठीक है, आगे देखें बुक की तरफ। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, वो सभी अक़वाम से बात करता है। एंड इज परपेचुअली मॉडर्न, परपेचुअली इंटरनली,
परमानेंटली, लेकिन हमेशा वो हमादम बात करता है। बच्चे हमादम यहाँ पे मॉडर्न, इसका मतलब ये है कि शेख सादी बेशक आज से कई साल पहले बात कर गया था, स्टोरीज लिख गया था, लेकिन वो आज की एज में भी अप्लायबल हैं, वो फ्यूचर में भी, इन फ्यूचर भी अप्लायबल है। उनमें मॉरल्स ऐसे होते हैं कि उनको किसी भी एज में अप्लाई किया जा सकता है। वो कैपेबल होती हैं इतनी कि उनमें जो जिस एज का भी बंदा पढ़ेगा वो यही समझेगा हमारे लिए ही लिखी है। इसको हम लोग हमादम कहते हैं ऐसी स्टोरी जो कभी भी ओल्ड नहीं होती हैं, कभी भी पुरानी नहीं होती हैं। इनको जब कभी भी रीड आउट किया जाए तो उनमें से हमें कोई ना कोई लेसन प्रोवाइड हो, ठीक है, परपेचुअली मतलब परमानेंटली। और वो सभी कौम से बात करता है, इसका मतलब है कि कोई भी, चाहे वो अंग्रेज, हिंदू, मुसलमान, कोई भी उनकी स्टोरीज पढ़ ले, उनको कोई ना कोई लेसन मिलेगा। सबके बारे में वो बात करते हैं, ठीक है ना, और सभी नेशंस के बारे में और सभी टाइम्स के बारे में, चाहे वो कौन सी मर्जी सदी हो, वो किसी भी, कोई भी उनकी स्टोरी पढ़ लेंगे हम लोग तो हम क्या समझेंगे, यही समझेंगे कि आज की एज पे अप्लायबल है। बिल्कुल यूनिवर्सल टच होता है उनमें से। उनमें सैड अमरसन ने कहा, अमरसन अनदर राइटर, ये अमेरिकन राइटर है, मतलब अमेरिकन नहीं, इंग्लैंड का एक यूरोपियन राइटर है। तो अमरसन ने कहा कि ये जो शेख सादी हैं ये सभी कौम के बारे में लिखते हैं, लेकिन हमेशा हमादम लिखते हैं। इनको किसी भी एज में पढ़ लिया जाए तो ऐसे लगता है कि अभी अभी लिखी गई है, न्यू स्टोरीज है। ही थॉट, वो सोचता है, अब उसने सोचा, अब ये अमरसन की बात हो रही है, ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान, उसने गुलिस्तान के बारे में सोचा कि एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक है। उसने शेख सादी की जो गुलिस्तान बुक है, उसने गुलिस्तान के बारे में सोचा कि ये इल्हामी किताबों में से एक है, मतलब ये अपनी बात कर रहा है, इंजील की बात कर रहा है, इंजील है, जबूर है, तुरात है, उनकी बात कर रहा है। इन तीनों बुक्स को हम लोग बाइबल बोलते हैं, कुरान पाक को हम लोग कुरान पाक ही बोलते हैं। तो बाइबल्स इन 3 बुक्स को बोलते हैं जो एडिटेबल हैं, जिनमें एडिटिंग भी की जा सकती हो। तो वो समझता है कि गुलिस्तान जो है वो भी इतनी ही वैल्यू रखती है जितनी के उनके लिए बाइबल बुक रखती है, इंजील रखती है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हमने वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ड बात की है। हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, हम लोग कभी कभार हमारे जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे बयान करते हैं, उनको एडजेक्टिव बना के पेश करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, अगर हमारे कॉलेज में कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़हीन हो, ठीक है, साइंस में उसका वो बड़ी इंटरेस्ट रखता हो, तो मैं कहती हूँ ही इज द न्यूटन ऑफ आवर कॉलेज, वो हमारे कॉलेज का न्यूटन है। तो यहाँ पे न्यूटन का मतलब है कि हमने उसको उस जितना ज़हीन बोला है। तो द न्यूटन यहाँ पे जो कि प्रॉपर नाउन है, वो यहाँ फिर हम उसको एज एडजेक्टिव यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर कहते हैं गुलिस्तान इज वन ऑफ द बाइबल्स, तो यहाँ पे बाइबल जो है प्रॉपर नाउन, वो यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। फॉर ही फाउंड, क्योंकि वो उसको नजर आता है, यहाँ पे उसने देखा, इन इट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ, वो यहाँ पे क्या देखता है कि वो ज़ाब्ता अखलाक को हमेशा के लिए देखता है। यहाँ पे हमागिरियत देखता है वो, यूनिवर्सैलिटी मतलब हमागिरियत, प्रिवेलेंस, यूनिवर्सल, ठीक है। तो मॉरल लॉ, ये इसको हम लोग बोलते हैं ज़ाब्ता अखलाक, जो ज़ाब्ता मतलब एक, ये जो हमारे अखलाक है उनका जो लॉज होते हैं, कहता है कि वो इसमें ज़ाब्ता अखलाक की हमागिरियत देखता है। मतलब कि किसी भी एज में, यूनिवर्सैलिटी का मतलब है बच्चे कि ये हर यूनिवर्सल है। ये स्टोरी यूनिवर्सल वो स्टोरीज होती हैं जिनको हम कभी भी पढ़ लें तो ऐसा लगता है कि आज की एज पे अप्लायबल है। कुछ यूनिवर्सल थिंग्स होती हैं, जैसे चोरी है, आज से 10 साल पहले भी चोरी होती थी, 1000 साल पहले भी चोरी होती थी, आज भी चोरी होती है, आज से 50 साल बाद भी, 100 साल, 200 साल, 100 साल बाद भी चोरी होगी। ये यूनिवर्सल थिंग्स होती हैं। झूठ बोलना, पहले भी झूठ बोला जाता था, आज भी झूठ बोला जाता है। लालच, इंसान पहले भी लालची थे, आज भी लालची हैं, फ्यूचर में भी लालची होंगे। तो ये यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है, उनकी जो स्टोरीज हैं उनमें हमागिरियत पाई जाती है, ठीक है, उनमें ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड, गुलिस्तान का तर्जमा किया गया इन लैटिन, लतीनी में एंड इंग्लिश, और इंग्लिश में। गुलिस्तान का लतीनी और इंग्लिश में तर्जमा किया गया, बिकम लव फॉर द पीपल, और ये लोगों के लिए, लोग इसके गर्विदा हो गए, ठीक है, लोग इसके गर्विदा हो गए। कहता है कि इसकी 2 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन की गई, लैटिन और इंग्लिश में। मतलब जो अंग्रेज लोग हैं वो बड़े शौक से पढ़ते हैं ऐसी स्टोरीज,
फिर वो इनका यूज भी करते हैं अपनी बाइबल्स में। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा, दैट के इंग्लिश स्कॉलर्स, अंग्रेज जो स्कॉलर्स आलम है, यूज्ड, उन्होंने इस्तेमाल की सादीज ट्रांसलेटेड पैराबल्स, पैराबल्स वही हकायात, मॉरल स्टोरीज, सादी की तर्जुमा शुदा जो हकायात हैं उनको इस्तेमाल किया इन देयर डिवाइन बुक्स, अपनी मुकद्दस किताबों में। ये जो कुरात है, जबूर है, इंजील है, फिर इसके अलावा जो वो ऐसी बुक्स जो उनको सैक्रेड बुक्स कहा जाता है, ठीक है, जो किसी पादरी वगैरह ने लिखी हूँ जिसमें उनके लिए नसीहतें हूँ, तो उनमें से उनमें इन्होंने अपनी जो डिवाइन बुक्स हैं, आपको पता है उनकी जो वो बाइबल्स हैं वो एडिटेबल है, वो अपनी मर्जी से उसमें से एडिटिंग करते हैं। तो कहता है कि ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इंग्लिश के अंग्रेज जो स्कॉलर है, आलम है, उन्होंने सादी की तर्जमा शुदा जो हकायात हैं उनको अपनी मुकद्दस किताबों में इस्तेमाल किया, टिल यहाँ तक के इट वाज डिस्कवर्ड, ये पता लग गया, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ लैटिन वर्जन, यहाँ तक कि ये मालूम हो गया कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो लतीनी, इंग्लिश की जो इंग्लिश कहानियों का जो तर्जमा है वो लतीनी तर्जमे से लिया गया। इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ, पहले मैं ये पूरा कर लूँ। लैटिन वर्जन ऑफ पर्शियन ओरिजिन, वो उसका जो असल माखूज है वो फारसी है। बच्चे इसका मतलब ये है कि कहानी है वो फारसी में लिखी गई है, ये जो किताब है द गुलिस्तान ऑफ सादी है फारसी में लिखी गई। लतीनी, लैटिन के जो लोग हैं, मतलब लैटिन लैंग्वेज वाले, उन्होंने लतीनी में उसको ट्रांसलेट किया, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज में उसका एक वर्जन बन गया, लतीनी में। अब जो लैटिन ट्रांसलेटेड स्टोरीज थी, वही जो वर्जन हैं उसके, वो सेल होना शुरू हो गए अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, ठीक है। फारसी नहीं, फारसी वाले नहीं, लतीनी वाले। अब जब उन्होंने, अंग्रेजों ने वो लतीनी में, मतलब कुछ लोग जो लतीनी पढ़ना लिखना जानते थे, कुछ राइटर्स, उन्होंने उसको, वो जो पढ़ी उनको बड़ा मजा आया, अच्छी कहानियां लगी, उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। और वो ये समझते रहे पहले कि ये लतीनी किसी राइटर की कहानियां हैं, बाद में टिल यहाँ तक के फिर उनको पता चल गया कि ये जो लतीनी कहानियां हैं जो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की, तर्जमा किया, उसका जो असल माखुज है, जो असल बुक है, वो फारसी लैंग्वेज की है, पर्शियन लैंग्वेज की है, ठीक है। कहता है कि अंग्रेज जो है वो सादी की ट्रांसलेटेड पैराबल, ट्रांसलेटेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, जिसका मतलब है पहले से ही उनकी ट्रांसलेशन की जा चुकी थी, उनको पहले से ही लतीनी में ट्रांसलेट किया जा चुका था। वो जो है वो लतीनी जो ट्रांसलेट तर्जमा शुदा कहानियां थी उनको अपनी मुकद्दस किताबों में इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक के बाद में पता चला कि ये जो लतीनी वर्जन है, किताब है, तर्जमा शुदा कहानियां हैं, इनका असल माखुज फारसी है, ये असल किताब फारसी की लिखी हुई है, नॉट ऑफ लैटिन, ठीक है। एडविन आर्नल्ड हैज एप्टली, पैराबल मतलब होता है मॉरल स्टोरीज, डिवाइन, रिलीजियन, होली किताबें, डिस्कवर, फाइंड करना, डिटेक्ट करना, रिवील करना। बच्चे वर्जन कहते हैं अडॉप्टेशन को, इंटरप्रिटेशन को, उसका जो एक और बनाना उस जैसा कॉपी। ओरिजिन कहते हैं सोर्स को, डेरिवेशन को। एप्टली का मतलब होता है सूटेबली, फिटिंगली, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, एडविन आर्नल्ड ने क्या किया कि ये जो सादी की ये जो बुक है, इसको हैज एप्टली डिस्क्राइब्ड गुलिस्तान इन कलरी टर्म्स, इनको बावर्ची खाने के तौर पे जो है ना वो बयान किया। एडविन आर्नल्ड ने गुलिस्तान को बावर्ची खाने की इस्तिलाहात में मुनासिब तौर पर यूं बयान किया है कि ये क्या है, एज एन इंटेलेक्चुअल पिलाफ, ठीक है ना, ये एक ज़हीन फतीन शख्स का ये जो है ना इंटेलेक्चुअल पिलाफ है, पुलाव है, मतलब एक दाना का पुलाव कह लें आप। लिटरेरी करी, एक अदबी शोरबा है। अकबाब ऑफ अ वर्सटाइल जीनियस, ज़हीन फतीन शख्स का कबाब। द रीडर्स आर श्योर टू एंजॉय दीज पैराबल्स एज फूड फॉर थॉट, लोग जो है अपने ख्यालात को जैसे जला बख्शने के लिए या फिर अपने ख्यालात से लुत्फानंदोज होने के लिए जिस तरह से खाने से लुत्फानंदोज होते हैं, वैसे ही वो इनको पढ़ के लुत्फानंदोज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एडविन आर्नल्ड एक राइटर है, उसने इसको बावर्ची खाने की रूह से, की इस्तिलाहात से जो है वो बयान किया है कि ये क्या है, गुलिस्तान, ये बच्चे एक इंटेलेक्चुअल पिलाफ है, मतलब एक अक्लमंद पिलाव है,
और एक अदबी शोरबा है, और एक ज़हीन फतीन इंसान का जो है ना वो कबाब है। मतलब इसमें बहुत सारी क्या है, पढ़ने जो लिखने वाला है उसके बारे में पता चलता है कि वो कितना ज़हीन था, ठीक है ना, उसने कितनी मजे की स्टोरीज लिखी हैं। ऊपर से बाद में कहता है कि कहानियां पढ़ने वाले जिस तरह से खाने से लुत्फानंदोज होते हैं, वो इन कहानियों को पढ़ते टाइम उतने ही लुत्फानंदोज होते हैं, उनको भी इन कहानियों से उतना ही मजा आता है। अब यहाँ तक के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। वर्ब्स फॉलोड बाय एज। बच्चे ये स्क्रीन की तरफ देखें, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो एज को फॉलो करते हैं, जिनके बाद में एज यूज होता है, वो ये वाले हैं। डिफाइन है, डिस्क्राइब है, डिपिक्ट है, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, मेंशन, रिगार्ड, एक्सप्रेस, रेफर करना, रिकॉग्नाइज, यूज, ट्रीट, कैरेक्टराइज, एक्सेप्ट, इंटरप्रेट। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ एज लाजमी है, जो एज को फॉलो करते हैं, जिनसे पहले एज लग चुका होता है। नोबडी रिगार्ड्स हिम एज हिज ब्रदर। कोई भी उसको उसका भाई नहीं मानता, तो यहाँ पे एज रिगार्ड है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे यूज एज। आलिया डिस्क्राइब द मैटर एज हर पर्सनल मैटर। मैटर के साथ देखो एज जो है वो हमने यूज किया, ये फॉलो करते हैं एज को, एज लगता है इनके साथ। फिर कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनके साथ एज हम यूज नहीं करते, जिनके बाद में एज हम यूज नहीं करते। प्रोमोट, नेम, कंसीडर, थिंक, कॉल, नॉमिनेट। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ एज नहीं यूज करते। ही वाज प्रमोटेड अ जनरल मैनेजर, आई नॉमिनेटेड हिम माय एनिमी, ठीक है ना, वो उसका प्रमोशन हो गया, जनरल मैनेजर बन गया वो, मैंने उसको अपना दुश्मन करार दे दिया, इस तरह से, ठीक है। आगे देखें। आज अब हम पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट पैराबल। ये तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम फर्स्ट पैराबल पढ़ेंगे। 3 पैराबल्स है हमारी। वंस अ किंग, एक दफा एक बादशाह, एंड अ पर्शियन स्लेव, और एक फारसी का मतलब वही ईरान का एक गुलाम, वर सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही कश्ती में सफर कर रहे थे। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह और एक ईरानी गुलाम एक ही कश्ती में सफर कर रहे थे। अब देखें, किंग एंड अ पर्शियन वर। बच्चे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसमें एग्री विद नंबर्स के साथ एग्री होना पड़ता है। किंग एंड अ पर्शियन स्लेव। अब देखें दो चीजें यहाँ पे, दो हमारे सब्जेक्ट यूज हुए हैं, एक किंग है एक पर्शियन स्लेव है। ये दो चीजें तो जाहिर है आगे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, क्योंकि ये दो एट द सेम टाइम दो सब्जेक्ट्स का जिक्र हो रहा है। द वेमैन, ये सॉरी, वोमैन इज ईटिंग एप्पल। यहाँ पे सिंगल वोमन का यूज हुआ है तो इज आएगा, नीचे वेमन का यूज होगा। वेमन हम प्लूरल प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, वेमन। द वेमन आर ईटिंग एप्पल, वेमन का यूज है तो यहाँ पे आर, क्योंकि ये प्लूरल में आ गया है। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर इन क्लास। अब देखें टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। इसी तरह से द पर्शियन स्लेव और किंग दो सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब का यूज होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अगर पीछे सिंगल सब्जेक्ट का यूज हो रहा हो तो आगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब सिंगल का यूज करते हैं। अगर अकेला किंग होता तो इज आता। दो सब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं तो हम वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर अलग अलग क्वालिटीज में आ जाए दोनों, जिनकी मतलब काम अलग अलग शो करने हों, तो फिर वो सिंगल ही यूज होता है। वो कभी यूज होगा आपके लेक्चर में तो उनका भी मैं आपको बता दूंगी। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी। कभी भी गुलाम ने कभी भी जो है ना वो बहरी सफर नहीं किया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलामिटी, और इस तरह से किसी भी उसको और इसे किसी मुसीबत का तजर्बा भी नहीं हुआ था। कैलामिटी हम लोग कहते हैं डिजास्टर को, कैटास्ट्रोफ को। सेल का मतलब है बोट थी, ये सेल वर्ड को अंडरलाइन कर लें, इसका बाद में हम लोग पेरा वर्ड भी देखेंगे, ठीक है। तो ना तो कभी उस गुलाम ने पहले कभी बहरी जहाज का सफर किया था, बहरी सफर किया था, ना ही वो किसी मुसीबत का उसको किसी मुसीबत का तजर्बा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, आफ्टर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, द बोट वाज हिट बाय अ स्टॉर्म। कश्ती जो है एक तूफान की जद में आ गई। एंड स्टार्टेड टॉसिंग, टॉसिंग का मतलब शेक करना, स्वे करना, रोल करना, लड़खड़ाना शुरू हो गई। कुछ देर के बाद कश्ती जो है, कश्ती एक तूफान की जद में आ गई और हचकोले लेना शुरू हो गई। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स। ये पैसेंजर्स मुसाफरों के लिए जो है बड़ी बाइस से इस्तराब बात बन गई या मुसीबत की बात थी। इनकन्वीनियंट का मतलब होता है डिस्टर्बिंग, अनफिट। ऑल रिमेन्ड क्वाइट, सब चुप रहे, एक्सेप्ट द स्लेव, उस
मास वाइव्स गुलाम के, हु इन फियर, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउन्ड बिगेन टू क्राई एंड ट्रेम्बल, जो के डूब जाने के डर से जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। ठीक है, क्वाइट का मतलब साइलेंट होना, हश्ड होना, ट्रेम्बल क्वेवर शेक करना। कहता है सभी चुप रहे मास वाइव्स गुलाम के, जो कि डूब जाने के खतरे से चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। हाँ जी, आगे देखें। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द अदर्स, और दूसरों के लिए भी उसने जो है ना वो दूसरों के लिए भी बायस से इस तरह बन गया, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम बन गया। द अदर्स ट्राइड टू पैसिफाई हिम, दूसरों ने उसको चुप करवाने की कोशिश की। जी स्टूडेंट्स, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, द अदर्स ट्राइड टू पैसिफाई हिम बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन बट ही डिडंट हियर एनीबॉडी, दूसरों ने उसको बड़ी मोहब्बत और प्यार से उसको जो है वो मतलब दूसरों ने उसे नरमी और शफकत से पुरस्कून करने की कोशिश की, मगर उसने किसी की ना सुनी। When the uneasiness lasted longer, uneasiness मतलब ये ट्रबल जो डिस्कम्फर्ट था, जब ये बेचैनी जो है ना लास्टेड लॉन्गर मतलब लंबी हो गई। लास्ट को यहाँ पे हमने एज वर्ब यूज किया। लास्ट का मतलब एक तो रहना होता है, एक होता है आखिर। ये रहने की लास्टेड का मतलब जी स्टूडेंट्स, नेट का थोड़ा इशू आ रहा है तो देखते हैं। जब ये बेसुकुनी ज्यादा देर के लिए हो गई तो बादशाह भी नाराज हो गया, खफा हो गया। ठीक है, डिसप्लीज्ड मतलब अनहैप्पी, अनॉयड। इन दैट बोट, उसी कश्ती में, देयर हैपेंड टू बी अ सार्जेंट, उसी कश्ती में इत्तेफाक से एक सार्जेंट भी था, या आर्मी ऑफिसर समझ लिया आप, आर्मी का बंदा होता है। हु सेड, जिसने हाँ जी स्टूडेंट्स, नेट का ज्यादा ही इशू आ रहा है, फिर भी वी विल ट्राई कि हम अपना लेक्चर कंप्लीट कर लें। कहता है कि उसी कश्ती में इत्तेफाक से एक सार्जेंट भी सवार था, जिसने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे खामोश कर दूं। यहाँ पे मैं देखे मॉडल वर्ब, ये रिक्वेस्ट के तौर पे यूज हुआ है यहाँ पे रिक्वेस्ट के मीनिंग्स में। सार्जेंट कहते हैं बच्चे ये आर्मी को, आर्मी ऑफिसर को। इट विल बी ग्रेट फेवर, ये तो बहुत ही अच्छा होगा, या आपका बड़ा एहसान होगा। द किंग सेड, बादशाह ने कहा आपका बड़ा एहसान होगा। द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर, सार्जेंट ने हुक्म दिया कि गुलाम को जो है वो पानी में फेंक दिया जाए। स्लेव टू बी थ्रोन, इसको अंडरलाइन करें। सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस्ड द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ताकि उसको जिंदगी के असली खतरे से तजर्बा हो जाए, या फिर ताकि वो जिंदगी के असल खतरे से तजर्बा कर सके। ठीक है ना। तो 2 persons थ्रू हिम इन द सी, दो बंदों ने उसको समुद्र में फेंक दिया। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउन्ड, और जब वो डूब जाने के बिल्कुल ही करीब था, दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट, उन्होंने उसको कश्ती में दोबारा ऊपर खींच लिया। ठीक है। एंड ही क्लंग द स्टर्न विद बोथ ऑफ हिज हैंड, और उसने कश्ती का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको दोनों हाथों से झपट लिया या पकड़ लिया। क्लंग कहते हैं बच्चे होल्ड करना, क्लच कर लेना। स्टन बैक रेयर हिस्से को बोलते हैं, जो नोकदार हिस्सा होता है। देन ही सैट डाउन एंड रिमेन्ड क्वाइट, फिर वो बैठ गया चुप करके, मतलब वो बैठ गया और खामोश हो गया। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, बादशाह को ये बात बड़ी अजीब लगी। हु कुडंट कंप्रीहेंड द विजडम, कंप्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, ग्रास्प करना। द विजडम, उस अकल को, इन द नाई को, इन द एक्शन टेकन बाय द सर्जेंट। बादशाह ये सब देख के बड़ा हैरान हुआ। वो इस बात के पीछे सार्जेंट की जो दानाई थी, मतलब जो अकल थी, उसको वो समझ नहीं सका। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, उसने इसके लिए पूछा। तो सार्जेंट रिप्लाइड, सार्जेंट ने जवाब दिया। ठीक है। अब देखें, कहता है कि फिर वो चुप करके बैठ गया और चुप हो गया। और ये बात जो है वो बादशाह को बड़ी अजीब लगी। ठीक है। बादशाह ने सार्जेंट की ये जो हिकमत अमली थी सारे अमल के पीछे, उसको वो ना समझ सका, और उसने इसकी वजाहत तलब की। और सार्जेंट ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउन्ड, इससे पहले डूब जाने के खतरे के तजर्बे से पहले। ठीक है। ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, डूब जाने के खतरे के तजर्बे से पहले वो कश्ती की हिफाजत
को नहीं जानता था कि इस मतलब ये बच भी सकते हैं हम लोग। उसको यही था कि अब कश्ती हचकोले ले रही है तो अब लाजमन हमने डूबना ही है। अ मैन doesn't realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. इंसान को मुसीबत से तहव्वुस की कदरों कीमत का एहसास उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो इससे दो चार ना हो जाए। इंसान किसी मुसीबत के निकलने का रास्ता तब तक नहीं ढूंढता जब तक वो इस मुसीबत में मुब्तला ना हो जाए। यूं कह लो कि इंसान को तब तक किसी मुसीबत का तजर्बा नहीं होता जब तक वो इस मुसीबत में सफर ना कर जाए, खुद बीच में मतलब मुसीबत से दो चार ना हो जाए। तो यही जो लास्ट वाली जो लाइन है, इसी मॉरल स्टोरी का वो लेसन है, ठीक है, कि इंसान जब तक किसी मुसीबत में पड़ ना जाए, उसको उससे निकलने या सेफ्टी की जो है पता नहीं चलता उसको। वर्थ, वैल्यू, मिसफॉर्चून, ट्रबल। एक्टिव पैसिव हमने यहाँ पे टू बिट राउंड, ये जीरो इन्फिनिटिव का हमने पैसिव पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको सारे ही एक्टिव पैसिव जो है वो करवा दूं, थोड़े थोड़े उसको आपको टच दे दूं। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो अनइम्पोर्टेंट होता है, हमारे लिए सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि ऑब्जेक्ट होता है।